हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लास में आइए आपका स्वागत है। 20 फरवरी को फूड इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था जिसमें 30 नंबर का मैथमेटिक्स आया था। आइए हम इस मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व करें देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न आया था, किसी बांस के डंडे का 0.1वां भाग तथा 5/8वां भाग क्रमशः कीचड़ और पानी में डूबा हुआ है तथा बचा हुआ भाग 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, तो बांस के डंडे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखते हैं हम 0.1। सबसे पहले का हल होता है कि कीचड़ में डंडे का 0.1वां भाग यानी 0.1 का फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा कितना, 1/10 यानी 1/10वां भाग पानी में डूबा हुआ है, कीचड़ में डूबा हुआ है तथा 5/8वां भाग पानी में डूबा हुआ है। तो कुल कितना भाग डूबा हुआ है? डूबा हुआ भाग हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1/10 धन 5/8। इसका एलसीएम यदि हम निकालेंगे तो ये 40 आ जाएगा। 8 और 10 का एलसीएम 40, तो 10 चौक 40 यानी 4 एकम 4। उसी प्रकार से 5 अट्ठे 8 पंछे 40, 5 आया 8 का हाँ ना, 8 पंछे 40, 5 आया 5 पछे 25 यानी हमारे पास 25 और 4 29/40वां भाग पानी में डूबा हुआ है। तो बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा? एक में हम माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ भाग बराबर क्या हो जाएगा? 1 - 29/40 यानी ये कितना हो जाएगा? 11/40 यानी 11/40 भाग क्या हुआ है? ऊपर बचा हुआ है। तो जबकि इसका वैल्यू कितना है? मान लीजिए कुल भाग, माना बांस की लंबाई 100 होता तो 100 का 11/40 भाग पानी में डूबा हुआ है, जिसका मान कितना है? 11/40 है ना। तो ये कितना है? इसका मान 2.75 है। यदि हम इसका दशमलव हटा देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100। तो इसमें हम फिर काट देंगे। चलिए कैसे काटेंगे? 11 एकम 11, तो 11 दूनी 22 और 5 बचा 55 हो गया, तो 11 पंछे 55। अब यहाँ पर 0 से हम इधर 0 काट दिए, इधर 0 काट दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 100 का वैल्यू निकालेंगे तो 100 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 25 गुणित 4/10 हो जाएगा। तो 25 चौक 100 हो गया, 100/10 कट जाएगा ऐसे। तो 100 का मान हमारा आ गया 10 मीटर। 100 बराबर 10 मीटर। हाँ, जो हमारा ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर। इसका अतः ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इस पर 2420/19 बराबर क्वेश्चन मार्क अपन 0.01 गुणित 7 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 3420/19 बराबर है x/0.01 और गुणित 7। दशमलव हम पहले हटा देते हैं। चलिए, तो 3420/19 जो बराबर है क्या है? 1 गुणित 7 गुणित 100/1 हो जाएगा। दशमलव हट गया, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो इसलिए 100 को भाग दे दी। 100 को गुणा करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसमें? ये हमारा 0 यहाँ से कटा, 0 यहाँ से कटा। अब ये क्या हो जाएगा? दोनों साइड का 0 काट दिए। अब ये 19 से हमारा कट रहा है। 19 से कैसे जानेंगे? 34 में हम 19 के जानने के लिए इकाई का दुगुना जोड़ते हैं। तो 34 में इकाई का दुगुना क्या हो जाएगा? 4। तो 34 में 4 जोड़ के 38। 19 से कट रहा है, 19 से कम 19 और ये 19 से कम 19। 34 में 19 घटा तो 15 बचा, 152 हो गया। 19 अट्ठे 152 यानी हमारे पास क्या हो गया? इधर 18 बराबर इधर कितना है? 70x। 7 दाम 70, ये x है, 70x हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18/70 बराबर इधर x। 18/70 यानी क्या हो जाएगा? हमारा x का वैल्यू मान निकाल देंगे तो ये 9/35। 9/35 जो ऑप्शन हमारा कितना? 9/35। इसमें से 35/9 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 63/9 नहीं होगा, 18/7 नहीं होगा। तो ये कितना है? डी नंबर। इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन होगा। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल, हमारा सवाल नंबर थर्ड क्या कहता है कि 5 साल पहले आशु की माँ की आयु आशु की उम्र से 3 गुनी थी। 5 साल बाद उसकी उम्र आशु की उम्र की 2 गुनी होगी। आशु की उम्र आज क्या है? तो हम ये देखना है कि इसको हम देख लेंगे। कैसे देखेंगे? यहाँ पहले
अब और बाद में, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम आशु, व्यक्ति का नाम आशु और उसकी मम्मी। तो देखिए पहले एक्स था, आशु की उम्र एक्स, तो मम्मी का उम्र कितना हो गया था 3x। 3x था 5 साल पहले, 5 साल पहले। तो अब कितना हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ देंगे तो x + 5 यानी अब की उम्र है, और x + 5 ये उसकी मम्मी की उम्र है। अब ये है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा इसका, तो x + 5 में और 5 जोड़ेंगे तो x + 10, और 3x में 3x धन 5 में और 5 जोड़ेंगे तो 3x धन 10। ये 5 साल बाद की आयु। 5 साल पहले की आयु x/3x, x और 3x है, वर्तमान आयु x धन 5 और 3x धन 5 है। 5 साल बाद x धन 10 और उसकी मम्मी की आयु 3x धन 10 है। तो प्रश्नानुसार अब यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार हमारा बोला जा रहा है कि 5 साल बाद उसकी आयु, आशु की आयु की दुगनी होगी। तो यानी मम्मी की आयु 3x + 10, ये वो 5 साल बाद वाला है। यह क्या है, आशु की आयु की, जो आशु की आयु कितना है x धन 10 का कितना गुना होगा, 2 गुना। तो 2 गुना कर दिए, 2 को गुणा बराबर कर दिए। यहाँ पर 3x धन 10 बराबर ये हो जाएगा 2x धन 20। अब यहाँ पर 3x में 2x माइनस हो जाएगा, यहाँ 20 में 10 माइनस होगा, तो x बराबर 10 वर्ष। यानी पहले 10 वर्ष था, पहले आयु कितना था इनका 10 वर्ष, 5 वर्ष पहले 10 वर्ष, इसलिए वर्तमान आयु वो भी आशु की, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 10 और धन 5 यानी कितना 15 वर्ष। 15 वर्ष, तो आशु की आज की आयु क्या है 15 वर्ष है। इस प्रकार ये हमारा सवाल नंबर 3 सॉल्व हुआ। आइए हम और देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, सीता ने 10% साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए जमा किए। उसके खाते में 2 वर्ष पश्चात कितना पैसा अधिक जमा होगा यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर हो। तो यहाँ पर हम देख लेंगे चक्रवृद्धि दर दोनों का अंतर। वैसे 10% साधारण ब्याज है तो 10 दूना 20%, 20% 5,000 का 20% यानी 1/5 यानी 1,000 होगा। लेकिन हम इसको चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है दोनों का, तो हम अंतर का फॉर्म इसमें देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे, उसमें अंतर देख लेंगे। यहाँ कितना है, सवाल नंबर हमारा 4। यहाँ पर मूलधन है, प्रिंसिपल हमारा क्या दिया हुआ है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। दर बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे, जबकि अर्धवार्षिक गणना हो रही है तो दर बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5%, 5%। और समय बराबर, यहाँ पर समय कितना है, समय बराबर 2 वर्ष है, जो कि अर्धवार्षिक की वजह से ये कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक तो 2 वर्ष में 4, यानी समय n बराबर 4 हो जाएगा। समय n बराबर 2 वर्ष है, 2 वर्ष, लेकिन n बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 4। ठीक है 4। अब यहाँ पर हमारा 4 वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है अनुपातिक मान, अनुपातिक है ना, तो ये कितना हो जाता है, देखिए 4 4:4:4:1, ये अनुपातिक मान है ना। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5,000 का 5%, तो 5,000 का हम पहले 5% निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 5,000 का 5%, दोनों शून्य कट के, ये दोनों शून्य 0, ये दोनों 5 × 5 = 25, 250 रुपया हो जाएगा, जो 4 गुना होगा है ना 250। उसी प्रकार से इस 250 250 का 5% हम फिर निकालेंगे, ये दोनों 0 कट गया, 25 5 6 125, 125 में एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे तो 12.5 रुपये हो जाएगा। और उसके बाद यानी 12.5 का फिर 5% निकालेंगे, तो 5% तो 25, 125 5 6 625 होता है, और दशमलव 5 के बाद है तो दो शून्य है, भाग में 2 शून्य है, 100 है तो 2 संख्या बाद और दशमलव लगेगा, तो यहाँ खिसक जाएगा दशमलव, यानी 0.625। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0.6265 का भी हम कितना प्रतिशत 5% निकालेंगे, तो 25, यहाँ पर 625 पंछी कितना 3125 होता है, 3,125 होता है, उसमें 2 संख्या बाद दशमलव
यहाँ 3 संख्या है, पहले से 3 संख्या बाद 1 2 3 संख्या बाद दशमलव पहले से लगा था, 2 संख्या बाद लगेगा 1 और यहाँ पर 0, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो ये हमारा देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का ये अंतर होता है। अंतर क्या होता है, ये तीनों अंतर कहलाता है, ये तीनों हमारा अंतर होता है। जबकि ये साधारण ब्याज पहले साल का है ना, जो 250 का 4 गुना हो जाएगा 1000, ये जो है साधारण ब्याज भी है और इतना ही है ना। तो उसके बाद ये 12 का हम इन दोनों को गुणा करेंगे 6 ने 12.5 का 6 के साथ गुणा करेंगे तो 12 छक 72 और 5 छक 30, यानी 72 में 3 और जोड़ देंगे तो ये 75 हो जाएगा। ये 75 है ना, 75.0 लिखते हैं इसको। और यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 25 चौक 100 होता है, 4 25 100 और 1 हो गया, और 6 चौक 24 1 25, 6 चौक 24 1 25, यानी ये हो जाएगा 2.500। ठीक है, यहाँ गुणा कर लेंगे, ज़्यादा हुआ देख लीजिएगा आप इधर। 5 चौक 20 की शून्य और 5 दूनी 10 दोबारा 4 5 6 20 की शून्य हासिल 2, 4 दूनी 8 10 की शून्य हासिल 1, 4 छक 24 1 25, 3 संख्या बाद दशमलव। और यहाँ 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 1 का गुणा करेंगे तो 0.03125। तो ये होता है हमारा, ये पूरा मिश्र धन होगा, ये पूरा ये ब्याज हो जाएगा। इन सबको जोड़ देंगे तो पूरा ब्याज हो जाएगा। जबकि हमें अंतर में देखना है, तो अंतर पहले देखिए, इसका 5000 का 10% के आधार पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाता है 1000। ये 1000 हमारा साधारण ब्याज है, जबकि हमें अंतर पूछा है, दोनों का अंतर केवल इतना है, यानी 75.0 और 2.5 और यहाँ कितना 0.03125, जो कि कितना हो जाएगा 75 और 270, ये 77.53। ये हमारा एक्यूरेट आंसर है, 77.53125 ऐसा होगा। तो 77.5 हमारा एक्यूरेट उत्तर है, जो सी नंबर में है। नेक्स्ट सवाल कहता है, दो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:3 है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 अंश तो दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 2 बहुभुज हैं, पहला बहुभुज और ये दूसरा बहुभुज। पहले बहुभुज का भुजा एक है और दूसरे का 2 है। अब हम जानते हैं कि बहुभुज है ना, इनका रेशियो, इनका अनुपात 1:2 हो गया। अब बहुभुजों की आंतरिक कोण, यानी हमारे पास मान लीजिए n भुजा रहता है, n भुजा तो n-2 त्रिभुज बनते हैं इतना। तो एक त्रिभुज का कोण कितना होता है 180, तो पूरे n-2 त्रिभुज का 180 गुणित 180 गुणित n-2 हो जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, n का भाग देंगे तो ये कुल कोण n-2 इंटू 180, उसमें n का भाग देते हैं तो एक कोण का मान होता है। यानी एक कोण का मान कितना हो गया हमारे पास, यहाँ दिया हुआ है 120, तो 120 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 180 के इधर गुणा करेंगे तो 180 n माइनस 180 दूनी 360, और ये n इधर आके गुणा हो जाएगा तो 120 n, 180 n में ये 120 इधर आके घट जाएगा तो 60 n बचेगा। 60 n बराबर 360, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 360/60, घटा दिए यहाँ पर 6। तो पहले का कितना 6 आ गया यहाँ पर। पहले बहुभुज की भुजा की संख्या 6, तो दूसरे बहुभुज की भुजा की संख्या इसका जस्ट दुगुना यानी 12 होगा। लेकिन हमें यहाँ कोण ज्ञात करना है, तो इसका कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अब, इसलिए आंतरिक कोण बराबर, इसका आंतरिक कोण बराबर हो जाएगा 12-2 यानी 10 हो जाएगा, गुणित 180 करेंगे और बटे 12 भाग दे देंगे, यानी 10 गुणित 180 और बटे 12। तो 12 और 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, यानी क्या हो जाएगा 150 डिग्री। 150 डिग्री जो सी नंबर हमारा ऑप्शन है। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा 6वां, 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, 2 वृत्त हैं जिनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, जिनके केंद्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो आइए हम इसको कैसे बनाते हैं। इसको भी बनाने के लिए हम लोग यहाँ देखते हैं कैसे बनेगा। तो 2 वृत्त हैं, एक वृत्त छोटा वाला वृत्त इस प्रकार से और एक कुछ बड़ा वृत्त है। इनके
उभयनिष्ठ भुज, उभयनिष्ठ जीवा ए और बी है। ये यहाँ पर हम लोग जीवा बना देते हैं। ए और बी उभयनिष्ठ भुजा है। इनका केंद्र दोनों केंद्र के बीच की दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। एक का केंद्र ओ डैश ओ और दूसरा का ओ डैश मानते हैं। इसका ओ और यहाँ ओ डैश है। ओ और ओ डैश की दूरी कितना? जस्ट डबल है, सॉरी 25 है। यहाँ हम लिखते हैं। चलिए यहाँ त्रिज्या ओ ए बराबर 15 और ओ डैश ए यानी ये वाला कितना हो जाएगा? 20 है। ठीक है। अब माना हमारा ओ, इन दोनों का कटान बिंदु ये वाला हम लोग एम मान लेते हैं। तो ओ एम की लंबाई यदि x है तो पूरे ओ और ओ डैश की लंबाई 25 है। 25 है तो 25 में 1 से घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 25 माइनस 100 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं। चलिए यहाँ त्रिज्या ओ ए बराबर 15 सेंटीमीटर, ओ डैश ए बराबर 20 सेंटीमीटर तथा ओ डैश की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। माना ओ एम बराबर कितना है? x है। तो ओ डैश एम बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस x। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे दोनों साइड। इसमें पहला त्रिभुज में हम देख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ क्या हो जाएगा? पहला त्रिभुज ओ एम ए में, इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ ए एम आधार है। आधार क्या है? ए एम का वर्ग बराबर कर्ण में लंब को घटा देंगे। कर्ण में लंब को, कर्ण कितना है? 15 में हम क्या घटा दिए? x को। तो ये हमारा निकल गया। ये एक पहले है ना। और दूसरा त्रिभुज में हम देखेंगे त्रिभुज ओ डैश एम ए में। इसमें क्या करेंगे? यहाँ फिर वही विकर्ण, अब इसके सापेक्ष लेना है। यहाँ भी ए एम का वर्ग बराबर ए एम, ये उभयनिष्ठ है ना, इतना एम, ओ एम का वर्ग बराबर ये कितना हो जाएगा? 20 का वर्ग माइनस यहाँ पर कितना? 25 माइनस x का होल वर्ग। ये कर्ण में हम लंब को घटा देंगे तो आधार का वर्ग निकल जाता है। ठीक है, दोनों का है ना। तो ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। दोनों एक ही चीज़ को बता रहा है, ए एम स्क्वायर, तो आपस में इन दोनों को बराबर कर देना है। चलिए ये कितना हो जाएगा? 15। ये क्या हो गया? इसलिए हम 15 का वर्ग माइनस x का वर्ग बराबर 20 का वर्ग माइनस, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 का वर्ग यानी 625। फिर इन दोनों का ऋण, दोनों का गुणनफल का दुगना, तो 25 गुणित x यानी 25 दूनी 50x धन x का वर्ग हो जाएगा। आइए हम इसको हम पहले से सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 15 का वर्ग 225 ऋण x का वर्ग बराबर ये 400 हो जाएगा। और यहाँ अंदर गुणा होगा ऋण चिन्ह का, तो यहाँ 600 हो जाएगा, 625। और यहाँ धन 50x ऋण x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर आके घट जाएगा। और ये देखिए हम क्या करेंगे? यहाँ 50x, एक साइड में 50x रहेगा, 625 इधर आके जुड़ जाएगा। 625 यहाँ पर कितना? 225 धन 625 ऋण इधर आके 400 हो जाएगा बराबर 50x। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 2 850, 850 में 400 घटेगा तो 450 हो जाएगा बराबर 50x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ काट दीजिए 0 0 5, हाँ 5 निया 45। x का वैल्यू 9 है, x का वैल्यू 9 है। तब ए एम के स्क्वायर बराबर क्या हो गया यहाँ? इसलिए ए एम का वर्ग बराबर हो जाएगा 15 का वर्ग यानी 225 ऋण 9 का वर्ग, यहाँ 9 का वर्ग कर देंगे तो 9 का वर्ग क्या हो गया? 81। 25 में 125 में 81 घटेगा तो 144, यानी ए एम बराबर हो जाएगा हमारा केवल 12 सेंटीमीटर। ए एम बराबर 12 सेंटीमीटर। इसलिए जीवा की लंबाई बराबर, जीवा जस्ट क्या होता है? दुगुना होता है इसका, एक ही भाग का दुगुना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 गुणित 12 यानी 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? सी नंबर, ऑप्शन
सातवां, एक बेईमान विक्रेता उसकी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की वकालत करता है, परंतु 1 किलो की जगह वह 960 ग्राम का बाट रखता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए दुकानदार क्या करता है, बेईमानी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसको तौलना कितना था, 1 किलोग्राम, तौलना कितना था 1 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम उसको तौलना था, और तौला कितना है वो 960 ग्राम, 960 ग्राम तौला है। तो कितना कम तौला है ये, 40 ग्राम कम तौला है। तो 40 ग्राम का उसको फायदा हुआ, कितने का, 40 ग्राम का फायदा हुआ। लाभ प्रतिशत बराबर वहाँ हमारा हो जाएगा 40 ग्राम, और जबकि वह कितना तौल के दे रहा है, जो अपने है ना 960 तौल के दे रहा है, एक्चुअल वो तौल के कितना दे रहा है 960, तो 960 पे ही तो उसको लाभ होगा। और गुणित 100 हम कर दिए, 0 0 काट दिए, 4 एकम 4 और 4 24, 24 चौक 96 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 4 4 छक 24 और 4 25 हो जाएगा ये। तो 25/6 यानी 25/6 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 6 चौक 24 है ना, 6 चौक 24 यानी 4 सही 1/6%, जो ऑप्शन नंबर ए पर हमारा दिया हुआ है। इस प्रकार इसका आंसर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न, एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या में 7:5 के अनुपात में कटौती करता है और उसकी मजदूरी 10:9 के अनुपात में बढ़ाता है। उसकी कुल मजदूरी का बिल बढ़ने या घटने का अनुपात क्या हो जाएगा। तो 8वां नंबर का हम सवाल कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कटौती, इनको कटौती कितना करता है, 7x और 5x, ठीक है। और क्या करता है, इनकी मजदूरी को बढ़ाता है 10y अनुपात कितना, 10 और 9 के अनुपात में तो 9y, तो कुल कितना हुआ 10 सत्ते 70। कटौती कर रहेंगे तो 7 में कितना कटौती होगा, 7 देने को 10 बढ़ाते तो इतना कटौती हो गया है ना, 7x y, और ये कितना 5 45 100y। हमारा इसका रेशियो देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से कट रहा है तो 14:5, ये 14:9, 5 से काटेंगे है ना, 14 पंचे 70 और 9 पंचे 45, हाँ ना, 14:9, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कितने आएगा, बी नंबर, घटेगा, ठीक है, 14:9 में घटेगा। अब नेक्स्ट, हाँ ना, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर हमारा कहता है कि किसी मशीन के अवमूल्यन की दर प्रति वर्ष 10% प्रति वर्ष है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 है तो 2 वर्ष पश्चात या पहले उसका मूल्य क्या है। अब हम देखते हैं, चलिए इसको पहले, है ना, और ये अब, पहले और अब। सबसे पहले मान लीजिए 100 था, मान लीजिए, तो पहले कितना 10% बोल रहा है, 10% का कहने का मतलब 10/100 यानी कितना हो जाएगा 1/10, यानी पहले कितना 10 था, तो अब इधर कितना हो गया, पहले 10 था वो अब 9 हो गया है। पुनः दूसरे वर्ष में पहले 10 रहा होगा फिर 9, तो इसका क्या हो जाएगा 10 हम 100 और 9 निया 81। इसमें हम क्या करेंगे, ये दिया हुआ है वो अब का दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1,62,000 रुपये में, अब सॉरी 62,000 में 81 का हम अब का भाग देंगे और ज्ञात करना है पहले का, तो 100 का इंटू कर देंगे, 81 एक कम 81 दूनी, तो ये कितना हो गया 2,000 हो गया। टोटल कितना हो गया 2 लाख, कितना 2 लाख। पहले कितना था हमारा, सॉरी पहले 2 लाख था जो घट करके 1,62 हो गया। तो यहाँ पर पहले वाला मूल्य जो बी नंबर में है, इसका ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। और देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 1,62 में अब हम 100 का भाग देंगे और 81 का गुणा करेंगे, तो 1,31,000 हो जाएगा। पहले ज्ञात करना है तो, है ना, बाद वाला ज्ञात करना है तो कितना। नेक्स्ट हमारा सवाल है ये, निर्देश नीचे दिए गए तालिका में 7 विद्यार्थियों के 6 विषयों में प्रतिशत अंक दिए हैं। कोष्टक में दिए गए अंक उस विषय के महत्तम अंक है। तो ये जो महत्तम अंक है, महत्तम अंक, और ये जो दिया गया है ये प्रतिशत को दिया गया है, महत्तम अंक और ये सब प्रतिशत को दिया है। 6 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ बोला गया है अक्षय द्वारा सभी 6 विषयों में पाए गए कुल अंक
अक्षय अक्षय कौन सा है हमारा? ये तीसरा व्यक्ति है। तीसरा व्यक्ति अक्षय द्वारा ना सभी विषयों में, तो पहला विषय है ना, पहला में कितना पाया है? पहला में 150, 150 का कितना प्रतिशत? 90%। तो 90/100 ऐसा कर देंगे, तो 15 छक ये 15 निया 135। दूसरा विषय में कितना पाया है? 130 में 60%। 130 गुणित 60 बोल देंगे तो 13 छक्का 78 हो जाएगा, 78। तीसरा कितना है ये? तीसरा 120 का 70%। तीसरा विषय में 120 गुणित 70/100, तो 12 सते 84, 12 सते 84 नंबर मिला है। फिर कितना है? ये 100 का 70%, तो केवल चौथा विषय में 100 का 70% यानी 70 ही मिलेगा। 100 का 70%, 70 ही हो जाएगा इसका। ठीक है। और पाँचवा विषय में, पाँचवा विषय बोला है कि 60 का 90%, तो 60 गुणित 90/100, तो सुन कर 9 छक 54 नंबर इसका। फिर छठवां विषय में मिला है इसको 40 का 70%, 7 चौक 28 है ना, ये कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 40 का 70%, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। इन सब चीज़ को जोड़ दें हम लोग, कितना हो गया? देखिए 8 4 12, 12 4 16, 16, 8 4 12 4 16, 16, 24, 5 29 की 9, और ये 13 7 20, 20, 20, 13 7 20, 8 28, 35, 5 40, 42 और 2 44, ये कितना हो जाएगा? 449। यानी 449 कौन सा नंबर पे है? बी नंबर, हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जगदेव का कुल प्रतिशत कितना है? तो जगदेव का देखना है कि कुल प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर हमें जगदेव का देखना है। तो जगदेव का कितना है? यहाँ सवाल नंबर 10वां, सवाल नंबर 10वां में जगदेव पहला विषय में 65% पाया है, यानी 150 गुणित 65/100, यानी हम यहाँ पर एक संख्या कटेगा तो 15 पचे 75 की 5 हासिल 7, 15 छक 90, 7 97, 9.7 पहला विषय में। दूसरा विषय में कितना हो जाएगा? 130 का 35%, तो 130 गुणित 35/100 हो जाएगा। यहाँ 0 13 5 65 की 5 हासिल 6 और 13 3 39, 6 45 हो जाएगा, 45.5। फिर तीसरा सब्जेक्ट में है कितना? 120 का 50%, यानी 120 गुणित 50/100 लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60। ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा 100 का 77%। नेक्स्ट में चौथा में हो जाएगा, केवल 77 लिख देता हूँ मैं, 77%। ठीक है। और हिस्ट्री में पाया है 60 का 80%, तो 6 48, सीधा 48 नंबर। ठीक है। और उसके बाद 40 का 80%, 8 चौक 32 मिला है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 5 5 10 की 0 हासिल 1, तो 7 यहाँ 1 है ना, 7 1 8, 8 5 13, 13 7 20, 20, 20 8 28, 2 30 की 0 हासिल 3 हो जाएगा हमारा। 9 3 12 4 16, 16 6 22, 7 29, 30 6 36 हो जाएगा यहाँ पर 36, 360, यानी यहाँ पर कितना हो गया? 360 उसको मिला है। कितने में? कितने अंक में? टोटल कितना है? 150 और 130, 280 में 120 जोड़ेंगे 400, 400 500 हो गया, 500 में 60 जोड़ेंगे 560, और 40 जोड़ेंगे तो 600, 600 में। ठीक है, कुल 600 में इसका प्रतिशत देखेंगे तो 100 का भाग देना पड़ेगा, 100 को गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 कम 6, 6 छाक 36, 6 शून्य 0, यानी 60%। 60% जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 60% इसमें किस दिया हुआ है? सी नंबर। यहाँ हमारा ऑप्शन सी है, सी में इसका उत्तर। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है? उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे 60%, जो भी व्यक्ति कम पाया है उसको छोड़ देंगे उस वाला। यहाँ पर देखिए 50% पाया है, रेशमा ने, छोड़ दीजिए इसको। मोहन ये जियोग्राफी में 40%, इसको भी छोड़ेंगे। अक्षय सभी विषय में 60% से अधिक है। विघ्नेश
सभी में 60% से अधिक है। अखिलेश हिस्ट्री में 50% है। प्रकाश हिस्ट्री में 50% है। जगदेश केमिस्ट्री में 30% है। केवल 2 ही विद्यार्थी, कौन, अक्षय और विघ्नेश, जो 60% से अधिक है। अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 10वां 12वां का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन, जिसमें से मैं केवल 12 क्वेश्चन अभी सॉल्व किया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आगे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगा। थैंक यू। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार से कंपटीशन एग्जाम का वीडियो आपको दे सकूँ।